हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गणपति बप्पा मोरया। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस मेनली किया था कि सीलिंग लिमिट क्या होती है। ठीक है, कंपनी ऑडिट पढ़ रहे थे हम। सीलिंग लिमिट पे बात करी थी कि ऑडिट्स की कितनी सीलिंग लिमिट है, एक ऑडिटर कितने कंपनी के ऑडिट्स होल्ड कर सकता है एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3G। ठीक, उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जैसे अगर रिमूवल हो रहा है ऑडिटर का, ठीक है, और अपॉइंटमेंट हो रहा है किसी ऑडिटर का अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, उस बारे में बात हुई थी। और सीलिंग लिमिट के बारे में बात हुई थी, एक केस स्टडी भी डिस्कस हुई थी। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे मेनली वो देखेंगे पावर्स या राइट्स ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिट करने के लिए ऑडिटर के पास क्या पावर्स या क्या राइट्स हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर की जो पेन होती है उसमें बहुत पावर रहता है। चाहे तो वो उस पेन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कहते नहीं, पिक्चर बदल सकता है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तकदीर बदल सकता है अपने पेन से, अपने कलम से। दिस इज व्हाट इज सेड, है ना। तो अगर जैसे कोई ऑडिटर है तो उसे किसी कंपनी का ऑडिट मिला, उसने सारे क्वालिफिकेशन सब प्रॉपर तरह से मीट आउट करी, डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है वो, अपॉइंटमेंट भी सही से हो गया, एंगेजमेंट लेटर के थ्रू हुआ, उसने एक्सेप्टेंस दे दी और ऑडिट शुरू करा। अब ऑडिटर के पास इतनी पावर्स रहती हैं कि वो चाहे तो 2 मिनट में कंपनी के फाइनेंशियल्स ना भी देख के उसको फिजिकली वेरीफाई करे ना, एक इंस्पेक्शन भी कर लेगा वो, तो वो समझ जाएगा इस कंपनी में ये दिक्कतें हैं, सबसे पहले तो ये ठीक करवाओ, ये ठीक करवाओ। अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा है तो इसकी रिपोर्टिंग करो ऑडिट रिपोर्ट में, जो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़ेंगे आगे। तो मेनली अगर ऑडिटर की पावर्स या राइट्स की बात की जाए तो सबसे पहला जो राइट मिलता है ऑडिटर को, वो मिलता है बुक्स एक्सेस करने का। देखो, ऑडिटर जब प्रेमाइसेस में घुसता है ना, बिजनेस प्लेस की, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई भी प्लेस हो, तो सबसे पहले वो पूरा जायजा लेता है बिजनेस प्लेस का कि अच्छा इतने फिक्स्ड एसेट्स लगे हैं। अच्छा, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख रहा है किसी क्लाइंट की, तो वो देखेगा कितनी मशीनरी का इंस्टॉलेशन है, अच्छा लेबर वर्क कर रही है, ये इतनी इतनी लेबर लगी हुई है। जो अपनी आंखों से एक वो ग्लांस लेगा ना, उससे उसे आइडिया तो मिल जाएगा कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह पे, किस लेवल पे काम कर रही है। वो अलग बात है कि ये सब चीजें देखने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर करता है, और वो एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक, तो वो सब चीजें ऑडिटर देखेगा, लेकिन जब उसे एक पर्टिकुलर प्लेस दी जाएगी ऑडिट करने के लिए, तो सबसे पहले उसके पास क्या प्रोड्यूस होंगी? बुक्स ही तो प्रोड्यूस होंगी। उसके सामने सारे लेखा जोखा कंपनी की बुक्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वे में रखी हो या मैनुअल रखी हो, सब कुछ उसके सामने डिस्क्लोज होगा। और अगर कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट जो है अपने एंड से बुक्स रख भी देता है जितनी जितनी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कभी कभी वो कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बुक्स वो हाइड भी कर जाता है। तो ऑडिटर के पास पूरा राइट होता है कि वो उससे सब कुछ प्रोड्यूस करवाए, सब कुछ निकलवा ले। किससे? मैनेजमेंट से बुक्स निकलवाए। अगर जैसे कंपनी के वाउचर्स, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का ही ऑडिट करना है, उसके वाउचर्स बहुत ज़्यादा बल्क में हैं, ऑडिटर उसे चेक नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस देख के उसे लगता है कि नहीं, मेरे को ये वाउचर्स तो मैनेजमेंट से निकलवाने ही है। उस केस में मैनेजमेंट बहुत सारे फेक रीजंस प्लेस कर सकते हैं कि सॉरी सर, वी आरंट एबल टू प्रोवाइड यू these things now because these are kept at some other place at the branch of our company and it would not be feasible for all of us
to transfer those documents from the branch to the registered office बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कन्वेंस, और कोई भी रीजन दे सकता है, लेकिन राइट पूरा पूरा रहता है ऑडिटर के पास। भले ही बुक्स एंड अकाउंट्स रजिस्टर्ड प्लेस में रखी हो या कहीं और प्लेस में रखी हो, वो ऑफिसर्स से, कंपनी के मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उसके पास पूरा हक है कि वो ऑफिसर से हर एक इंफॉर्मेशन निकलवाए, एक्सट्रैक्ट करवाए, एक्सप्लेनेशन एक्सट्रैक्ट करवाए, जो जो उसे जरूरी लगती है ऑडिट के दौरान। अब इसमें मैंने मैनेजमेंट का टर्म तो यूज कर लिया, एज अ होल मैनेजमेंट को तो देनी ही पड़ेगी इन्फो, लेकिन अगर ऑफिसर की बात हो तो ऑफिसर कौन है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में? ऑफिसर कौन है? तो ऑफिसर है कोई भी कंपनी का डायरेक्टर हो गया, कंपनी का मैनेजर हो गया, या फिर जैसे कंपनी का डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, या केएमपी हो गया, या एनी अदर पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ बोर्ड और मोर ऑफ डायरेक्टर्स इज और आर अकस्टम्ड टू एक्ट। अब इसका मतलब ये है कि ऑफिसर से इंफॉर्मेशन ले सकता है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो वैसे ही इतना रेप्यूटेड कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है? तो ऑडिटर को हर तरह से रिस्पेक्ट मिलती है। ऑडिट करते टाइम मेनली वो जो डिस्कशन करता है वो कंपनी के जो हायर पोस्ट के लोग होते हैं, मैनेजर्स हो गए, केएमपीज हो गए, केएमपीज जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जैसे ले रहे हैं कंपनी के, की मैनेजरियल पर्सनल, या डायरेक्टर्स हो गए, या मैनेजर्स हो गए, जैसे हर एक डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर्स हो गए, फाइनेंस हेड हो गया, सेल्स हेड हो गया, तो इनसे भी वो इंटरैक्ट करता है। या फिर वो लोग जिनके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बाकी डायरेक्टर्स चलते हैं, ऐसे भी लोग हैं कंपनी में। सीएफओज हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, है ना, या सीएफए जैसे कोर्स आपने सुना होगा, तो सीएफएज भी कंपनीज अपॉइंट करती हैं। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर सीईओज हो गए, तो इनके अकॉर्डिंग जो है, इनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स चलते हैं, दे वर्क अकॉर्डिंग टू देम। तो उन लोगों से भी ऑडिटर जो है वो डिस्कशन करा करेगा अपना। और अगर बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स की डेफिनेशन पे बात की जाए, तो बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? यूजुअल फाइनेंशियल बुक्स हैं, स्टैट्यूटरी बुक्स हैं, स्टैटिस्टिकल बुक्स हैं, मेमोरेंडा बुक्स हैं, जैसे कि इन्वेंट्री बुक्स हो गई, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स हो गए, कोई भी तरह के बुक्स। वाउचर, वाउचर में तो all or any of the correspondence which may in any way serve to vouch for the accuracy of the accounts. The right of access is not restricted to books of accounts alone, and it is for the auditor to determine what record or document is necessary for the purpose of audit. ठीक है, तो एक तरह से बोला जाए तो ये सेक्शन ये बोल रहा है कि बुक्स में कोई लिमिटेशन नहीं है, काउंटिंग एंड नहीं हो सकती है, क्योंकि बुक्स में जो यूजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके अलावा जो इन्वेंट्री, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, हर तरह की बुक्स कवर होंगी, ज़रूर कवर होंगी। राइट ऑफ एक्सेस, ऑडिटर के पास पूरा हक है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा भी अगर उसे वाउचर देखने हैं, इन्वेंट्री रिकॉर्ड देखने हैं, फिक्स्ड एसेट्स के देखने हैं, कॉस्टिंग के देखने हैं, कंपनी ने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, दे रखे हैं, तो एडवांसेस के अलग रजिस्टर्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, तो वो देखने हैं। स्टॉक में कौन सा मेथड ऑफ वैल्यूएशन यूज हो रहा है वो देखना है। तो हर चीज का ऑडिटर के पास हक रहता है। तो जरूरी नहीं है कि ऑडिटर सिर्फ वही बुक्स एंड रिकॉर्ड्स देखेगा जो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन्ड है, वो भी देखेगा जो उनके ब्रांचेस में है। तो ब्रांच के रिकॉर्ड्स यानी कि ब्रांच के भी फाइनेंशियल्स को देख सकता। ये है इस सेक्शन का मतलब, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, कि ऑडिटर चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक,
तो उसमें जो है मैनेजमेंट या ऑफिसर्स उन्हें मना नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑडिटर का राइट है। अब ऐसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि एक कंपनी ने अपने कंपनी ऑडिटर को रोका अनदर ब्रांच, उसकी दूसरी ब्रांच विजिट करने में जो दूसरे लोकेशन पे थी, और फिर उसने रोका कि भैया आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स वहां के चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ब्रांच तो कोई दूसरा ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, वो रिपोर्ट भी दे चुका है, तो आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में ऐसे कंपनी के लोग, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, वो मना नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हैं। They cannot force the auditor not to visit their branch. They don't have such right because the auditor carries this right, this power. If he wishes, if he is willing, if he wants to, research, if he wants to have an analysis of the branch, he'll definitely visit. The company managers cannot stop him. कर ही नहीं सकते हैं वो, तो इसलिए वो विजिट करेंगे, बिल्कुल विजिट करेंगे। ठीक, अगर उसे लगता है कि ऐसे हमें डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, एक बार ब्रांच के डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करना है, परफॉर्मेंस देखनी है, तो वो करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ऑडिटर के पास पूरा राइट है हर तरह की इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन लेने का। किससे? ऑफिसर्स से। ऑफिसर्स में कौन आएगा? मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, KMPs। तो अगर ये पावर नहीं है तो ऑडिटर जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जो भी अमाउंट कलेक्ट कर रहा है डायरेक्टर्स किसी दूसरी कंपनी से, फर्म से, पर्सन से, या बेनिफिट्स ले रहा है डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी से, क्योंकि डायरेक्टर्स जो हैं ज़रूरी नहीं कि एक ही कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हो, एक से ज़्यादा कंपनीज में भी होल्ड करते हैं। तो अब डायरेक्टर्स का स्पेसिफिकली ऑडिट नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि ये जो है बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हैं, तो इनका कितना कितना इंटरेस्ट है और कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट क्या ये ले रहे हैं किसी दूसरी कंपनी से या इसी कंपनी से, या कोई ऐसे ट्रांजैक्शन तो नहीं करवा रहे हैं जो कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सब इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर को नहीं मिलेगी तो उस केस में अगर उसे डिनाई मान लीजिए कर ले रहे हैं मैनेजर्स वगैरह और डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बुक्स के अलावा हम नहीं दे पाएंगे आपको, तो ऐसे में तो उसको इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पाएगी ऑडिट करते टाइम। इस केस में वो क्या उसके पास रेमेडी होगी? रेमेडी यही होगी कि वो सीधा सीधा मेंबर्स को इन्फॉर्म करे, क्योंकि ऐसे तो ऑडिट पॉसिबल नहीं है ना कि भाई आपने कहा कि बुक्स ही देखिए, उसके अलावा आपको देखना ही नहीं है, तो ऐसे तो ऑडिट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑडिट तो इतना वास्ट होता है, उसमें आप फाइनेंशियल्स पे लिमिटेड नहीं रह सकते हैं, आपको पूरी सराउंडिंग्स एक्सट्रैक्ट करनी होगी इंफॉर्मेशन, हर किसी से पूछताछ करनी होगी वहाँ के लोगों से। कभी कभी ऑडिटर जो है एम्प्लॉयज से भी, जो मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के सुपरवाइजर्स होते हैं, उनसे भी वो इंटरैक्ट करते हैं, उनसे पूछने के लिए कि क्या वो कंपनी में सेटिस्फाइड हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसे निकलती है, वेजेस बोनसेस कैसे दिए जाते हैं, जो कंपनी बोनसेस के वाउचर्स रेज कर रही है दिवाली दिवाली पे, या फिर साल में 2 बार 6 मंथली, क्या वो सच में उन्हें पे हो भी रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है ऑडिटर कर सकता है, अगर उसे लगेगा तो वो करेगा, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ उसने फाइनेंशियल्स पढ़े और काम हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। फिर इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ऑडिटर के पास पूरा पूरा राइट होता है कि जितने भी नोटिसेस हों जनरल मीटिंग के, वो उसे मिले और वो मीटिंग अटेंड भी करे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है ऑडिटर के पास सबको एनालाइज करने का, सबको ऑब्जर्व करने का, मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, सबको ऑब्जर्व करने का, कौन कौन से बिजनेसेस डिस्कस हो रहे हैं, कैसे डिस्कस हो रहे हैं, किस तरह से डिबेट हो रहे हैं सब में। तो इसमें सबके बिहेवियर का पता चलता है ऑडिटर को कि हाँ, कौन ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में सोच रहा है, कौन कंपनी के मोटिव के बारे में सोच रहा है।
ठीक है, और ये भी पता चल जाता है कि किसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है। तो उसके पास, ऑडिटर के पास ये राइट होता है, जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं जनरल मीटिंग के, कि अब इस डेट पे मीटिंग होनी है, वो सारे ऑडिटर को फॉरवर्ड होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये लिखा है कि वैसे तो फॉरवर्ड होने चाहिए, लेकिन दी ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी attend either by himself or through his authorized representative, who shall also be qualified to be an auditor, any general meeting, and shall have right to be heard at such meeting on any part of business which concerns him as the auditor. तो यानी कि ऑडिटर के पास राइट तो है पूरा पूरा कि उसे मीटिंग में आने का मौका मिले और उससे भी पहले उसे मीटिंग का नोटिस मिले, लेकिन इसमें ये भी कह रहे हैं कि ऑडिटर अगर खुद से जैसे अटेंड नहीं कर पा रहा है तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, उसे भी ऑडिटर समझा जाएगा। ठीक है, किसी भी जनरल मीटिंग में, लेकिन चाहे वो खुद आए या प्रॉक्सी भेजे, यानी कि अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे, दोनों केसेस में ऑडिटर को वहां पे सुनने का, वहां पे बोलने का मौका मिलना चाहिए। और कोई भी बिजनेस डिस्कस हो रहा है, बिजनेस आइडिया डिस्कस हो रहा है, तो उस पे ऑडिटर को बोलने का पूरा पूरा राइट होना चाहिए। ठीक है, जो बिजनेस उसे लगता है कि हाँ इसमें ये डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं या ये लॉसेस हो सकते हैं, या टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर वो सोचता है कि इसमें टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, टैक्स एवेजन हो सकता है, तो वो उसे डिस्कस करना चाहिए। फिर मेंबर्स को रिपोर्ट करने का ऑडिटर के पास पूरा राइट होता है। जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्हें रिपोर्ट करना कि जो भी अकाउंट्स एग्जामिन किए हैं, उसने एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एक पॉइंट एग्जामिन किया है, वो मेंबर्स को बताए और जनरल मीटिंग में उसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो जाएं, और वो ऑब्जर्वेशंस जो पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में जाती हैं वो ऑडिट रिपोर्ट में जाती हैं। ठीक है, एक तरह से ऑडिटर अपना कम्युनिकेशन मेंबर्स को कैसे करता है, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू करता है, और वो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पे ले होती है, जनरल मीटिंग में। जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हों जो कि ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किए गए हैं, वो सारे फॉलो हुए हों। ठीक है, रिपोर्ट में दिख रहे हो उनका, बेसिकली कह सकते हैं कि रेफरेंस दिया गया हो, जो जो फॉलो हो रहे हैं कंपनी में या जो जो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात है, क्योंकि उसी से ही पता चलेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं कंपनी के अफेयर्स के बारे में एज द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जो भी प्रॉफिट लॉस है या कैश फ्लो है, क्योंकि कैश फ्लो भी बनाया जाता है कंपनीज के केस में, तो वो सही पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो मेनली ऑडिटर कन्वे करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू मेंबर्स को। उसके बाद एक राइट होता है राइट टू लियन का। राइट टू लियन मेनली होता है, लियन का मतलब होता है एक रिटेंशन, पोजेशन, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का पोजेशन करना, अपना हक जताना दूसरे की प्रॉपर्टी पे जिस पे काम किया गया हो। ठीक है, तो ये चीज कब होती है, जब मान लीजिए दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ने सर्विस रेंडर करी दूसरी पार्टी को और दूसरे पार्टी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो जिस चीज के रिस्पेक्ट में सर्विस रेंडर हुई हो, मान लीजिए कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज हो जिसके रेफरेंस में पहली पार्टी जो है वो रिटेन कर रही है, प्रॉपर्टी रिटेन कर रही है क्योंकि उसे उसके सर्विस का पैसा नहीं मिला है। तो राइट टू लियन में ये है बेसिकली कि ऑडिटर जो है वो बुक्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं क्लाइंट की प्लेस पे उन्हें पोजेस कर सकता है, उन्हें रिटेन कर सकता है, उन्हें अपने पास रख सकता है जब तक उसे फीस ना मिल जाए। देखिए, क्लाइंट तो वैसे बोल देता है कि हम फी पे कर देंगे, और क्लाइंट ने ऑडिट खत्म होते होते ही फी पे कर दी,
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्लाइंट फी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता है, ऑडिटर अगर उसे कन्वे करता भी है तो फिर वो नहीं बोलता है। तो अगर वर्क के लिए कोई फी ना पे की जाए तो ऑडिटर के पास पूरा पूरा राइट है कि वो उसके बुक्स एंड अकाउंट्स अपने पास रख ले, एक्सरसाइज करे उस पर लियन, राइट टू रिटेंशन। अब इसमें इंस्टीट्यूट जो है, सीए इंस्टीट्यूट इंग्लैंड का, इंग्लैंड एंड वेल्स का, उसने कोई सिमिलर व्यू दिया है। उसने ये व्यू दिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर रिटेन कर रहा है ना, वो क्लाइंट के होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑडिटर के पोजेशन में हो ऑलरेडी। ऐसा ना हो कि वो क्लाइंट प्लेस पे रखे हों, तो फिर वो कैसे पोजेस कर पाएगा। ठीक है, वो ऑडिटर के पास ही हो तभी वो उन्हें रिटेन कर राइट दिखा पाएगा उन पे, और वो भी क्लाइंट के अथॉरिटी पे ही ऑडिटर पोजेस करे उन्हें। भाई क्लाइंट की नॉलेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑडिटर इलीगल या गलत मीन्स से, थ्रेटनिंग मीन्स से ऑडिटर के क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को पोजेस कर रहा है या छीन रहा है, स्नैच कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर ऑडिटर जो है तभी रिटेन कर पाएगा जब जो भी काम उसने किया है वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे किया है जो उसे दिए गए थे, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वो रिटेन कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि यही डॉक्यूमेंट्स रिटेन होंगे जो कि वर्क से कनेक्टेड हैं, जिस पे फी पे नहीं करी गई है, तो वही डॉक्यूमेंट्स पे ऑडिटर अपना राइट टू रिटेंशन एक्सरसाइज कर सकता है, जिस पे उसे फी ना मिली हो और जिस पे उसने वर्किंग करी हो। तो ये कुछ हैं पॉइंट्स, और इस पे एक ऐसे भी आता है 230 जो हम अपने, जब हम एसेस कवर करेंगे तो फिर इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे एसे 230 को। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी रही वर्किंग पेपर्स की बात, तो उस पर राइट टू लियन एक्सरसाइज नहीं होता है, क्योंकि वर्किंग पेपर्स ऑडिटर के हमेशा उसी के पास रहते हैं, वो क्लाइंट प्लेस पे नहीं रहते हैं। वो ऑडिटर की ऑब्जर्वेशंस लिखी होती हैं उसमें, तो वो ऑडिटर अपने कंपनी की जो फाइल्स मेंटेन करता है अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस प्लेस पे, अपने ऑफिस में, तो वहाँ वो मेंटेन करता है, वहाँ वो रखता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, राइट टू लियन। अब इसके अलावा कुछ ड्यूटीज़ की बात करी है कि ऑडिटर के पास क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। अभी तो हम लोग ने पार्ट्स की बात करी, ये जो हम राइट्स और पार्ट्स की बात कर रहे थे, अब ड्यूटी की बात। पार्ट्स मतलब एक तरह की अथॉरिटी मिली है ऑडिटर को, ड्यूटी का मतलब हुआ कि ऑडिटर एज एन ऑडिटर क्या क्या रिक्वायर्ड है करना। अगर कोई पर्सन ऑडिटर है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या, कंपनीज एक्ट उससे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसकी क्या क्या ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ड्यूटी के बारे में अगर हम बात करें तो ड्यूटी के बारे में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर की ड्यूटी मेनली ये है कि लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने करे हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे, वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हो, और उनके टर्म्स जो हों वो प्री जुडिशियल हो टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और मेंबर्स। पहला पॉइंट क्या है, समझ आया आपको, कहना क्या चाह रहे हैं? पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है कि जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने करे हैं प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हों, अनसिक्योर्ड नहीं होने चाहिए, जैसे उनके अगेंस्ट में प्रॉपर हाइपोथिकेशन हो या मॉर्गेजेस हो। अब ये टर्म्स आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चर करती है चीज़ें, तो अपने स्टॉक के अगेंस्ट में मान लीजिए उसने लोन लिया है, कुछ लोन कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट लिया है, लिक्विडिटी होती है उनमें, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, एफडीज वगैरह हो गई जैसे, ठीक है, और कुछ लोन कंपनी की जो प्रॉपर्टीज थी उसके अगेंस्ट में लिया है, तो सारे लोन सिक्योर्ड हैं। ये ना हो कि कंपनी ने कोई ऐसा लोन लिया है जो कि किसी के अगेंस्ट सिक्योर्ड ना हो, और उसके जितने भी टर्म्स हों लोन्स के, वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल नहीं होने चाहिए, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल नहीं होने चाहिए।
कंपनी को प्रोटेक्ट करें और उसके मेंबर्स को। मेन यही बात करी गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी कंपनी के ट्रांजैक्शंस हैं which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company। अब इसमें बात लिखा क्या हुआ है, देखो सबसे पहले तो ऑडिटर की ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, और उसमें भी ड्यूटीज में भी हम ये कह रहे हैं कि ऑडिटर को इन सब चीज़ों की इंक्वायरी करनी है। तो इंक्वायरी में तो सबसे पहले वो इंक्वायरी ये कर रहा है कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने करे हैं वो सिक्योर्ड हैं और वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं हैं, डेट्रीमेंटल नहीं हैं। फिर जो भी ट्रांजैक्शंस कंपनी करती है जो बुक एंट्रीज से रिप्रेजेंट हो रही हैं वो भी कंपनी के इंटरेस्ट में प्री जुडिशियल ना हो, यानी कि डेट्रीमेंटल ना हो। वैसे प्री जुडिशियल का मतलब यही होता है हार्मफुल, लेकिन इसमें उसे इंक्वायर करना है। इंक्वायर ये करना है कि हार्मफुल तो नहीं है इंटरेस्ट में, कंपनी के इंटरेस्ट में कोई भी ट्रांजैक्शंस। फिर अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी नहीं है और उसके असेट्स जो हैं वो शेयर्स, डिबेंचर्स या बाकी सिक्योरिटीज को कंसिस्ट करते हैं और वो बेचे गए हैं एट अ प्राइस लेस देन दैट एट विच दे वर परचेज्ड बाय द कंपनी। भाई जैसे कंपनी के जो असेट्स हैं उसमें एक तो फिक्स्ड असेट्स आ गए, प्लस कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, है ना, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, सिक्योरिटीज हो गई, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। तो अगर इन्हें सेल भी किया है कंपनी ने तो सेल जो किया है, सेलिंग प्राइस जो है वो कहीं परचेज प्राइस से कम तो नहीं है। सेल प्राइस परचेज प्राइस से कम नहीं होना चाहिए, अगर है तो इस पे ऑडिटर इंक्वायर करे। समझे आप लोग। फिर जो भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं वो डिपॉजिट्स के रूप में दिखाए गए हों, क्योंकि एक ऊपर जो पॉइंट था, ए पॉइंट था लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने लिए हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर हो। अब डी पॉइंट में लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिए हैं वो डिपॉजिट्स के तौर पे हों, उन्हें डिपॉजिट्स ही शो किया जाए बैलेंस शीट में। अब अगर डिपॉजिट्स के तौर में शो किया है तो ऑडिटर को इसमें इंक्वायर करना पड़ेगा। जैसे पहले पॉइंट पे लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने लिए हैं वो सिक्योर्ड हैं कि नहीं उस पर इंक्वायर करना है। कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं है, उस पर इंक्वायर करना पड़ेगा। डी पॉइंट ये कहता है कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं बाकी दूसरी कंपनीज को या मान लीजिए डायरेक्टर को दिया है, शेयर होल्डर को दिया है, तो वो कहीं डिपॉजिट्स तो नहीं दिखाए गए हैं, उन्हें एडवांसेस दिखाना चाहिए ना बैलेंस शीट में, एडवांसेस गिवन टू, फिर अलग अलग लिस्ट हो पूरी कि किस किस को दिए हैं। बट अगर उन्हें डिपॉजिट्स दिखाया है तो इंक्वायर करो। फिर अगर पर्सनल एक्सपेंसेस हैं किसी डायरेक्टर का, मान लीजिए कंपनी के ऑफिशियल पर्पस से उसने दिखाया कि हम ट्रिप पे गए हैं, बिजनेस टूर पे गए हैं, और उसमें उसने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत सारे इनकर करे, गया वो अपने पर्सनल यूज से था, घूमने गया था फैमिली को लेके, तो वो अमाउंट जो है वो रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर रहा है, तो ये चीज़ तो गलत है ना। ये चीज़ तो इंक्वायर करनी पड़ेगी कि भाई डायरेक्टर घूमने गया है बाहर, मान लीजिए, ठीक है, लॉस एंजलिस गया है डायरेक्टर और वो एक्सपेंसेस वो बुक कर रहा है पीएल में, तो ये चीज़ तो गलत है। उसके अलावा बुक्स एंड अकाउंट्स में कहीं ऐसा स्टेटेड है कि शेयर्स अलॉट हुए हैं कैश के लिए, कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर कैश नहीं रिसीव हुआ है तो जो भी पोजीशन बुक्स में दिखाई गई है, बैलेंस शीट में दिखाई गई है, क्या वो करेक्ट है कि नहीं है, ये चीज़ें इंक्वायरी करनी पड़ती है। और मेनली जितनी भी पब्लिक कंपनीज होंगी ना जो शेयर्स इशू करती हैं, और स्पेशली लिस्टेड कंपनीज में तो और ज़्यादा डर रहता है, जो शेयर्स इशू करती हैं उन्होंने कैश एक्चुअली रिसीव किया है अपने सब्सक्राइबर्स से जिन्होंने शेयर्स रिसीव किए हैं, उसके बदले में उन्होंने, कंपनी ने कैश रिसीव किया है अलॉटमेंट के बाद, शेयर अलॉटमेंट के बाद। कैश अगर रिसीव नहीं किया है तो जो भी पोजीशन स्टेट है
बुक्स में, बैलेंस शीट में, क्या वो करेक्ट है, क्या वो सही है। तो इन चीज़ों पे इंक्वायरी करनी है ऑडिटर को, ठीक है। तो ये ऑडिटर जो है वो इन मैटर्स पे रिपोर्ट नहीं करेगा जब तक उसके पास स्पेशल कमेंट्स ना हो, वैलिड रीजंस ना हो जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ मैंने इंक्वायरी की थी और मुझे ये पॉइंट्स जस्टिफाइबल नहीं लगे। अगर वो इंक्वायरी से सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो रिपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर नहीं हुआ इंक्वायरी करने के बाद, तो उसके बाद फिर उसे जो है अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा, मेंबर्स को बताना पड़ेगा, और रिपोर्ट में या तो जो क्वालिफाइड रिपोर्ट दी जाती है वो करनी पड़ेगी, ठीक। तो उस केस में उसे मेंबर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स या डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम सीए ज्योति ट्यूटोरियल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस क्लास में या प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड, प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।